बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फ़ज़ल और हुक्म से आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम। जीते रहिए। मैं चाहता हूँ C1 को ख़त्म करने में थोड़ा टाइम लग गया, तो एक यूनिट था, 40 मिनट के बाद दोबारा मीटिंग शुरू करो तो फिर बात कंटिन्यूटी में थोड़ी आगे बढ़ गई। शायद टीचर को भी बेचारों को इंतज़ार करना पड़ा और आप भी इंतज़ार कर रहे थे। बड़ी माजरत चाहता हूँ आपसे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में कोशिश ये है कि हम ज़रा थोड़ा सा रिटेन अर्निंग के बारे में आपको आइडिया दे दें। और स्क्रीन पे मैंने आपके सामने इस वक्त शो किया हुआ है केस 4। केस 4 शो करने की वजह ये कि मज़े की बात है, ये केस हमने बगैर पढ़े पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी सेफ साइड मैंने कहा डिस्कस करने में क्या जा रहा है, डिस्कस तो कर लो बच्चों के साथ। हो सकता है कोई सोच रहा हो कि यार सर ने ये वाली चीज़ नहीं पढ़ाई, तो अच्छा है बच्चों के साथ डिस्कस हो जाएगी तो बेहतर हो जाएगा बच्चों के लिए। तो जनाब अली, केस 4 ज़रा आप देख लें, ये बुक का ही है आपका। जैसे हमने अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो जैसे हमने ये पढ़ा था याद होगा। सबसे पहले हमने पढ़ा शेयर इशू कर रहे हैं कैश पर, फिर हमने पढ़ा सर्विसेज प्रोमोटर्स को पैसे दे रहे हैं या शेयर दे रहे हैं, फिर हमने पढ़ा एसेट खरीद रहे हैं तो वेंडर अकाउंट के जरिए खरीदने चाहिए। ठीक है, ऐसा ही है ना? याद है आप सबको? ओके। और अब हम कह रहे हैं इशू फॉर कंसिडरेशन इन लाइबिलिटी, हम किसी जिम्मेदारी को अदा करने के लिए शेयर्स भी इशू कर सकते हैं, और यहाँ पर यही काम होता नजर आ रहा है। अशकान भाई अस्सलाम वालेकुम, अनम्यूट कीजिएगा सर। अशकान भाई अस्सलाम वालेकुम सर, अनम्यूट कीजिएगा सर प्लीज सर। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी मैं सब ठीक हूँ। सर तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है, आपकी अब ठीक है? खराब थी? हल्की फुल्की। आवाज़ नहीं आ रही मुझे आपकी। हल्की सर, वो माइक्रोफोन में मसला है थोड़ा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ आपकी तबीयत खराब थी क्या? हल्की फुल्की सर, ज़्यादा नहीं। अच्छा, हल्की फुल्की खराब थी तो आप काफ़ी दिन छुट्टी नहीं हो गई सर? सर जी गलती से हो गई, अब रेगुलर हूँ। ठीक है सर, ठीक है, शुक्रिया। अच्छा जी, तो जनाब अली, ये लिखा है इशू फॉर कंसिडरेशन इन लाइबिलिटी, यानी हम कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, आइदर इट इज़ अ मॉर्गेज और डिबेंचर और लॉन्ग टर्म बैंक लोन, यानी हमारी कोई लंबे अरसे की लाइबिलिटी है तो हम उसे सेटल करते हुए सामने वाले शख्स को ये ऑफर दे सकते हैं, आप बजाय हमसे पैसे लेने के हमारी कंपनी के शेयर्स के क्या बन जाओ, आप हमारी कंपनी के ओनर बन जाओ, शेयर होल्डर, इक्विटी का पार्ट बन जाओ। तो और अगर सामने वाला इस बात को एक्सेप्ट कर ले तो फिर हम उसे शेयर्स इशू करते हैं। फिर वही वाली बात, शेयर जब इशू करते हैं तो हो सकता है शेयर की मार्केट में वैल्यू पार वैल्यू से, शेयर की वैल्यू मार्केट में पार वैल्यू से, मैसेज ही नहीं आ रहा, कोई मैसेज ही नहीं करना चाह रहा, सब लोग खामोश बैठे हैं, ज़्यादा भी हो सकती है और शेयर की वैल्यू मार्केट वैल्यू पार वैल्यू से कम भी हो सकती है। इसका मतलब है कम ज़्यादा होगी, और अगर ज़्यादा होगी, शेयर की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो बताओ कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा इस एंट्री में से? शेयर की वैल्यू अगर मार्केट में ज़्यादा होगी तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा? प्रीमियम इन्वॉल्व होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और जब शेयर की वैल्यू कम होगी तो अकाउंट इन्वॉल्व होगा कौन सा बच्चों? डिस्काउंट। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बेहतरीन हो गया। इसके बाद ये केस 4 देख लो जल्दी से, खुद इत्मीनान से केस 4 देख लो मेरा बच्चा, आराम से। नहीं समझ आया तो पूछ भी लो।
ठीक है। जी बेटा, डिवेंचर तो आपने पढ़ा है ना माशाल्लाह फर्स्ट ईयर में। डिवेंचर सब बच्चों ने पढ़ा है। डिवेंचर क्या होता है अली रजा भाई? डिवेंचर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सर्टिफिकेट, बट इट इज नॉट अ सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप। डिवेंचर क्या है बेसिकली? जी, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है मेरा बेटा, लोन प्रोवाइड करने का एक जरिया है। कंपनी, ये कंपनी के पास एक फैसिलिटी होती है। तो मैं इंशाल्लाह आपको उसके बारे में बताऊंगा ना। मुझे देखें, मुझे पढ़ाना तो है ये। अगर आप शीट देखें तो मुझे शीट में इसके बाद इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर ही पढ़ाना है मेरा बच्चा। और उसमें शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर का फर्क लिखा है कि डिवेंचर होल्डर कौन है, शेयर होल्डर कौन है। इंशाल्लाह फिर इसके एंट्रीज भी डिस्कस करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा अब आपके साथ, वो कहते हैं ना हक अदा करना, हक अदा कर दूं किस चीज का। ये एंट्री देख ली सब बच्चों ने? रिप्लाई करें लिख के मुझे। ये एंट्री देख ली आप लोगों ने? इसमें कुछ समझाऊं? ये समझ आ रही है? खुद बच्चों से पूछ रहा हूं। जो नहीं बताना चाहते हैं उनकी मर्जी, जो बताना चाहते हैं वो जरूर बताएं, मैसेज करके बताएं कि नहीं समझ आ रही तो मैं फिर बताऊंगा आपको। समझ आ गई है माशाल्लाह, मेजॉरिटी कह रही है समझ आ गई। बनीन को भी समझ आ गई, नूरुल हुदा को भी समझ आ गई, शामीन, अनमोल, हरीम, बहुत सारे बच्चों को आपको समझ। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो अब मुझे पढ़ाना ये है इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। लेकिन मैं ये पढ़ाने से पहले थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है बेसिकली? रिटेन्ड अर्निंग फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, क्योंकि मैंने आपको परसों और कल कुछ एंट्री बनवाई और मैंने कहा कि हम ये आगे पढ़ेंगे डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम में। लेकिन क्योंकि वो 2-3 एंट्रीज इस चैप्टर में आ गई थी और मैंने कहा बता दो बच्चों को भाई, कितना डिले करूं। तो वैसे तो आगे पढ़ना है, लेकिन अगर अभी डिस्कस हो जाए तो कोई नुकसान नहीं है। क्या ख्याल है? तो अली भाई जरा बताइएगा रिटेन अर्निंग क्या होता है? अनम्यूट कर लें शाबाश, या कोई भी बता दे आप में से। सर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी अर्निंग्स को है ना कंपनी अपने पास रखती है थोड़े अरसे के लिए, ताकि कोई आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सके। ओके, जज़ाकुमुल्लाह मेरा बेटा। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे सब बच्चे। हुजैफा भाई हैं हमारे साथ? हुजैफा भाई, हुजैफा भाई जो है ना वो कोई बिजनेस कर रहे हैं माशाल्लाह, और वो चाह रहे थे कि मैं उनको थोड़ा सा बताऊं। तो वो बातें जो आप मजीद सीखना चाहते हैं वो आप अलग से मेरे साथ ज़रूर बैठ के डिस्कस करना, सीख लेना। अलग से व्हाट्सएप पे बात कर लेना। अगले से कमिंग वीक टू नेक्स्ट वीक आओगे तो उस वक्त आके बात कर लेना, सही है? अब मेरे जुमले सुनो भाई। बात यह है, जब सिंगल ओनर बिजनेस होता है, सिंगल ओनर बिजनेस होता है तो जो प्रॉफिट होता है सारा का सारा किसको मिल जाता है? फौरन, हाथ के हाथ, जल्दी। टाइम कम है भाई ओनर को। अच्छा, ये प्रॉफिट किस अकाउंट के जरिए पता चलता है? प्रॉफिट या लॉस किस अकाउंट के जरिए पता चलता है? जरिए। द अकाउंट विच वी यूज टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस थ्रू एंट्रीज इज हरीम एक्सीलेंट। बाकी सब लोग नहीं बता रहे। हाँ जी, अब्दुल करीम शुक्रिया, मोहम्मद अली रजा भाई शुक्रिया, हसन भाई शुक्रिया। प्रॉपर नाम लो अली रजा, जो मैंने पढ़ाया है क्लास में। मैं ज्यादातर एक नाम बोलना पसंद करता था, लेकिन उसके 3 नाम हैं। नहीं जवाब दे रहे बहुत सारे लोग। चलें जी, आपकी मर्जी है। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, इनकम एंड इनकम लॉस इनकम समरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारे वो नाम हैं जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। ये वो अकाउंट है जो बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस बताता है। तो जरा बताना, जब बिजनेस को प्रॉफिट होता था एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी किस साइड पे ज्यादा होता था? क्रेडिट साइड पर, क्योंकि प्रॉफिट होने का मतलब कौन, क्या चीज ज्यादा? प्रॉफिट होने का मतलब क्या चीज ज्यादा? इनकम ज्यादा। और इनकम ज्यादा हमेशा होती है कौन सी साइड पर? क्रेडिट। तो हम एंट्री बनाते थे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और कैपिटल क्रेडिट।
फर्स्ट ईयर में ओनर होता था एक, पार्टनरशिप में ओनर होते थे 2 3 4, एंट्री बनाते थे एक्सपेंशन रेवेन्यू समरी डेबिट, और पार्टनर ए कैपिटल क्रेडिट, पार्टनर बी कैपिटल क्रेडिट। बोलो, सिंगल ओनर, सोल प्रोप्राइटर के बारे में भी बता दिया, पार्टनरशिप के बारे में बता दिया। अब आ गया मैं कंपनी पे। कंपनी जो है प्यारे बच्चों, असल में जब 1 साल के बाद प्रॉफिट और लॉस मालूम करती है, तो वो भी मालूम करती है किस अकाउंट के जरिए? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट के जरिए मालूम करती है। अगर ये क्रेडिट में होता है तो प्रॉफिट होता है, डेबिट में होता है तो लॉस होता है। लेकिन मसला ये है कि कंपनी अपना फॉरेन प्रॉफिट जो है, कंपनी अपना फॉरेन प्रॉफिट ओनर को ट्रांसफर नहीं कर सकती। अब आपका सवाल आएगा क्यों? है किसी के पास जवाब? किसी के पास जवाब है क्यों कंपनी अपना प्रॉफिट फॉरेन कैपिटल को ट्रांसफर नहीं करती, बल्कि कंपनी एंट्री बनाती है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट? Expense and revenue summary debit, retain earning credit to record transfer of profit into capital, sorry, into retained earning। जी, कुछ भी प्रॉफिट हो सकता है, क्या ख्याल है? बोलो भाई। वाह 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 वाह, हरीम एक्सीलेंट, जबरदस्त। मोहम्मद अली रजा भाई शुक्रिया। अपने पास क्यों रखती है हसनैन करीम? मजे आ रहे हैं उसके, हैं हसनैन करीम? मजे आ रहे हैं उसके, अपने पास क्यों रखती है भाई वो? क्योंकि सारे पार्टनरशिप है, सबको इनके कैपिटल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। सबा कंपनी में पार्टनरशिप कहां से आ गई है? कैन बी रीइन्वेस्टेड बैक इनटू द कंपनी, ये शल कहती है। ओके, चलें, बहुत मासूम है आप सब लोग, क्योंकि कंपनी में मालिक कोई 1 2 3 4 5 6 8 10 15 लोग नहीं है। कंपनी में मालिकान की तादाद हजारों में है। तो कंपनी अपना सारा पैसा रिटेन अर्निंग में रखती है। अच्छा, तो फौरन क्यों नहीं बांट रही? क्योंकि कंपनी के डिसीजंस कंपनी की मेजॉरिटी लेती है। मेजॉरिटी शेयर होल्डर जो फैसला करते हैं वो उस पर अमल दरामद होता है। तो कंपनी को क्या शेयर होल्डर चला रहे होते हैं? कंपनी को कौन ऑपरेट करता है? आप जल्दी जल्दी जवाब दो, अगर पढ़े लिखे जवाब देना चाहते हो, अक्लमंदी वाले। कंपनी को कौन ऑपरेट करता है भाई? इनिशियली प्रोमोटर्स और फिर बाद में डायरेक्टर्स। इनिशियली प्रोमोटर्स और बाद में डायरेक्टर। शेयर होल्डर में बी अ डायरेक्टर, सही है? शेयर होल्डर में बी अ डायरेक्टर, सही। तो अब शेयर होल्डर कंपनी को ऑपरेट करते हैं। और शेयर होल्डर डायरेक्टर कैसे बनते हैं? डायरेक्टर कैसे बनते हैं? वो एक अलग प्रोसीजर है पूरा, उसके लिए शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, इलेक्शंस होते हैं। जैसे हमारे मुल्क में इलेक्शन होते हैं, वजीर आजम सिलेक्ट होता है, इसी तरह डायरेक्टर सिलेक्ट होते हैं वोटिंग के जरिए। लेकिन अभी बात ये हो रही है, कंपनी को चलाते कौन है? आपने जवाब दिया डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर जब कंपनी को चलाते हैं तो वो प्रोपोज तो कर सकते हैं, वो कह तो सकते हैं, बोल तो सकते हैं, लेकिन जब तक उनके पास 2/3 ऑफ द मेजोरिटी 2/3 ऑफ द मेजोरिटी उनके साथ उस बात पे ना हो, तब तक वो किसी डिसीजन को इम्पोज नहीं कर सकते। तो होता क्या है, जब कंपनी 1 साल के मुकम्मल होने पर, जुमले बड़े कीमती हैं भाई, खुदा का वास्ता सुनना, कंपनी 1 साल के मुकम्मल होने पर अपना प्रॉफिट और लॉस मालूम करती है, और प्रॉफिट और लॉस मालूम करते ही एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी से अकाउंट से निकाल कर कहाँ रख देती है? कहाँ रख देती है बोलो? और अगर लॉस हुआ हो तो भी कहाँ रख देती है बोलो? यार जवाब ही नहीं आ रहा, इतनी देर लगा दी। कंपनी अपना प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में रख देती है, और अगर लॉस हो तो भी रिटेन अर्निंग के नाम से रख देती है। रिटेन अर्निंग इज बेसिकली एन अकाउंट, रिटेन अर्निंग बेसिकली इज एन अकाउंट। तो हम इस प्रॉफिट या लॉस को रिटेन अर्निंग अकाउंट में रख देते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है सर? फिर विद इन 3 मंथ्स, क्या बोला? विद इन नहीं, जी अब्दुल करीम, ये टेम्परेरी अकाउंट नहीं है, ये टेम्परेरी अकाउंट नहीं है, ये शेयर होल्डर इक्विटी का पार्ट है। अच्छा, इसमें जो प्रॉफिट पड़ा है वो किसका है एनजिया? जो प्रॉफिट इसमें पड़ा है वो किसका है? जो लॉस इसमें पड़ा है वो किसका है? कंपनी के मालिकान का। तो इसकी नेचर है शेयर होल्डर इक्विटी। रिटेन अर्निंग अकाउंट की नेचर क्या है? बातों बातों में एनजीए की वजह से हमें इसकी नेचर पता चल गई। इसकी नेचर क्या है? शी
शी बोले तो शेयर होल्डर इक्विटी, सही है, सही है, इसकी नेचर है शेयर होल्डर इक्विटी। ओके, अच्छा, मोहम्मद अली रजा भाई कह रहे हैं वैसे ही जीरो बैलेंस हो अगर तो फिर क्या करेंगे, किस चीज का, रिटेन अर्निंग का। रिटेन अर्निंग में पहले से कोई पैसा ना हो कोई बात नहीं, नहीं हो, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ है तो रिटेन अर्निंग क्रेडिट होगा, और अगर लॉस हुआ है तो रिटेन अर्निंग कहाँ चला जाएगा अली रजा, डेबिट। अनम्यूट कर लिया करो ना यार, इतने लंबे लंबे सवाल लिख के भेजते हो, अनम्यूट करके पूछ लिया करो डायरेक्ट। तो रिटेन अर्निंग डेबिट में भी आ सकता है और रिटेन अर्निंग क्रेडिट में भी आ सकता है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि जब कंपनी अपना प्रॉफिट और लॉस मालूम करके रिटेन अर्निंग में रख देती है तो फिर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का एनुअल जर्नल मीटिंग कॉल करती है विद इन 3 months। क्या बोला मैंने, साल मुकम्मल होने के बाद विद इन 90 डेज कंपनी एनुअल जर्नल मीटिंग कॉल करती है, और उस एनुअल जर्नल मीटिंग के होने से पहले पहले शेयर होल्डर्स को एनुअल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम कमिंग वीक की लास्ट क्लासेस में या आफ्टर 1 वीक, 3rd वीक ऑफ नवंबर हम इंशाल्लाह शुरू कर लेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी बनाकर, कंपनी अकाउंट्स बनाकर कंपनी शेयर होल्डर्स को उसकी कॉपी भेजती है, वो कंपनी शेयर होल्डर्स को वो भेजती है, और उसके बाद फिर जब डायरेक्टर्स आ जाता, फिर जब एजीएम होती है, एजीएम में शेयर होल्डर्स कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनी की परफॉर्मेंस बताते हैं। आप मेरे साथ मौजूद हैं सब लोग, शेयर होल्डर्स को कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनी की पोजीशन बताते हैं, मेजर डिसीजंस के बारे में बताते हैं, कंपनी की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताते हैं, फिर वो कहते हैं माशाल्लाह इस साल कंपनी को, माशाल्लाह इस साल कंपनी को, जी कितना माशाल्लाह, इस साल कंपनी को माशाल्लाह 5 लाख रुपए का क्या हुआ है बेटा, इस साल कंपनी को 5 लाख रुपए का क्या हुआ है बेटा, प्रॉफिट। और हम ये सजेस्ट करते हैं, हम ये रिकमेंड करते हैं, कौन कह रहा है बोलो, कौन कह रहा है ये बातें, डायरेक्टर्स एजीएम में सजेस्ट कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को कि हम इस 5 लाख में से, हम इस 5 लाख में से बिल फर्ज 1 लाख रुपए या 2,50,000 रुपए आप लोगों के दरमियान प्रॉफिट की शक्ल में बांटना चाहते हैं। ये कौन दे रहा है सजेशन, डायरेक्टर्स। किसको दे रहे हैं, शेयर होल्डर को। अगर 2/3 मेजोरिटी इस बात से राजी हो जाए, 2/3 मेजोरिटी इस बात से राजी हो जाए कि ठीक है जी 2.5 लाख रुपए डिविडेंड बांटा जाएगा, तो शेयर होल्डर ये भी पूछ सकता है ये डिविडेंड किस शक्ल में बांटा जाएगा, ये डिविडेंड किस शक्ल में बांटा जाएगा। तो जब 2/3 मेजोरिटी वोटिंग के जरिए एग्री करती है कि हाँ ठीक है इतना डिविडेंड मालिकान में बंटना चाहिए, तो फिर इसके लिए एक रेजोल्यूशन पास हो जाती है, करारदाद पास हो जाती है, सही है। मिनट्स ऑफ द मीटिंग में ये बात लिख दी जाती है कि शेयर होल्डर ने एग्री किया, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ने एग्री किया कि 5 लाख रुपए रिटेन अर्निंग के प्रॉफिट में से 2.5 लाख रुपए आवाम में डिविडेंड की शक्ल में बढ़ जाना चाहिए। किस शक्ल में, डिविडेंड की शक्ल में बढ़ जाना चाहिए। तो इसे कहते हैं बेसिकली proposed announce या proposed announce dividend या decide to pay dividend, proposed dividend, announce dividend या dividend decide to pay। कंपनी ने डिसाइड किया कि वो डिविडेंड पे करेगी। बता रहा हूं ना जी अब्दुल करीम, तुम्हारे सवाल का जवाब कल तुम थी नहीं क्लास में क्या। अच्छा, अब ये डिविडेंड किस शक्ल में दिया जाता है, अगर कुछ नहीं बताया किस शक्ल में दिया जा रहा है तो इट इज अंडर, ये सारा का सारा डिविडेंड कौन सा डिविडेंड होगा, कैश डिविडेंड। फिर होता क्या है, तमाम शेयर होल्डर्स के शेयर चेक करके
एक शेयर का डिविडेंड, ये तो मैंने टोटल डिविडेंड बताया ना, एक शेयर का डिविडेंड निकालकर फिर जितने लोगों का डिविडेंड, जैसे मिसाल के तौर पे हर्षा के पास है 100 शेयर, तो हर्षा को 100 शेयर के लिहाज से डिविडेंड का वारंट बनाकर भेजा जाता है। अनमोल के पास है 200 शेयर्स, अनमोल को 200 शेयर्स से रिलेटेड जितना प्रॉफिट बनता है वो डिविडेंड वारंट अनमोल को भेजा जाता है। सही है। अस्मा के पास जितने शेयर हैं उसको उतने शेयर्स का डिविडेंड भेजा जाता है। 2017 नवंबर से पहले तक, आपकी नॉलेज के लिए बोल रहा हूं जुमला, 2017 नवंबर से पहले तक डिविडेंड वारंट, डिविडेंड वारंट, सर वारंट कहां से आ गया अचानक? डिविडेंड वारंट इज जस्ट लाइक अ चेक। क्या बोला? डिविडेंड वारंट इज जस्ट लाइक अ चेक। ये चेक बनाकर भेजा जाता था शेयर होल्डर के घर पर, शेयर होल्डर के रजिस्टर्ड एड्रेस पर। डिविडेंड वारंट इज जस्ट लाइक अ चेक 2017 नवंबर से पहले तक। जी हरीम, अभी आप वहां कहां चली गई? अभी फिलहाल हम ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के डिविडेंड को फोकस कर लें। सही है। चाहे उनका तो डिविडेंड फिक्स है ना, वो भी रिटेन अर्निंग से दिया जाएगा, और चाहे पैसे हों या ना हो, लेकिन अभी हम ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के डिविडेंड को फोकस कर रहे हैं। प्रेफरेंस के ऊपर भी बात करूंगा, परेशान नहीं हो मेरा बेटा, अभी मैं इसको डिटेल में पढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन आप जब सवाल करोगी तो होगा क्या, ये डिटेल में चला जाएगा, फिर डिवेंचर रह जाएंगे, और मुझे लग रहा है कि डिवेंचर रह ही जाएंगे आज, तो कोई बात नहीं। चलो अब एक बात बता रहा हूं तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि नाम मुकम्मल बात बताऊं, आज भी बतानी है, अगले हफ्ते भी ये बात बतानी है, तो चलो भाई आज ही सुन लो ज्यादा से ज्यादा, अगला चैप्टर भी अल्लाह के हुक्म से तुम्हें करना आ जाएगा। अब सुनो गौर से, पहले डिविडेंड वारंट चेक की शक्ल में रजिस्टर्ड एड्रेस पे भेजा जाता था। जैसे वो चेक, वो डिविडेंड वारंट जब आप रिसीव करते थे तो उसमें दो पार्ट्स होते थे अटैच, एक पार्ट टेरेबल होता था, फाड़ लेते थे आप, वो फाड़ कर आप अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाते थे, उतने रुपए डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाता था, कंपनी के बैंक अकाउंट से आपके अकाउंट में आ जाता था, और आधा हिस्सा आप अपने पास रखते थे, उसमें डिटेल होती थी कि कितने रुपए डिविडेंड है, कितने रुपए ज़कात कटी है, कितने रुपए टैक्स कटा है, और कितने रुपए आपको मिले। सही है। 2017 नवंबर ऑनवर्ड कंपनी ने कंपनी ऑर्डिनेंस में कुछ तरमीम आई कंपनी एक्ट में, और अब क्या हुआ, अब किसी को भी, या 2017 मुझे लग रहा है मैं गलत बोल रहा हूँ, 2018 है शायद, 18 या 17 इसमें से कोई एक ईयर है, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं आपको देख के बता दूंगा इंशाल्लाह, ये नॉलेज के लिए है बात। अब क्या होता है, अब कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड घर पर डिविडेंड वारंट बना के नहीं भेजती, अब सिर्फ वो घर पर भेजती है इंफॉर्मेशन के लिए, एक मेमो, एक मेमो भेजती है, एक कागज का टुकड़ा भेजती है जिसमें ये लिखा होता है इतने रुपए डिविडेंड आपको दिया गया है। सर तो पैसे कहाँ भेजती है? अब डिविडेंड वारंट चेक किसी को नहीं भेजा जाता, हर शेयर होल्डर का बैंक अकाउंट डिटेल कंपनी के पास होती है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदोगे, कंपनी के शेयर खरीदने के बाद आप उस कंपनी को अपना बैंक अकाउंट अपडेट करवाओगे, कंपनी आपको जब भी मुनाफा देगी, कंपनी आपको डिविडेंड वारंट नहीं भेजेगी, इंफॉर्मेशन जरूर भेजेगी, और इंफॉर्मेशन में क्या भेजेगी कि हमने आपके अकाउंट में इतने रुपए डिविडेंड जमा करवा दिया। और अगर कंपनी से इंफॉर्मेशन नहीं आई तो बैंक स्टेटमेंट आएगा, उसमें हमें पता चलेगा किसी कंपनी से डिविडेंड हमारे बैंक ने हमारे बिहाफ पर वसूल कर लिया। आप लोग सो तो नहीं रहे, मेरी बातें समझ आ रही हैं? इसका मतलब है पहले डिविडेंड मिलता था कैश की शक्ल में, अब डिविडेंड कैश की शक्ल में तो मिलता है, लेकिन वो कैश हमारे पास आता नहीं है, वो डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में आता है। समझ गए? अच्छा जी, ये तो हो गया कैश डिविडेंड। अगर कंपनी कहे कि हम कैश डिविडेंड 2,50,000 नहीं दे सकते, इतना हमारे पास कैश नहीं है, क्या बोला? इतना हमारे पास कैश नहीं है, तो फिर डिविडेंड दो शक्लों में बांटा जा सकता है। एक ये भी है कि सारा का सारा डिविडेंड शेयर्स की शक्ल में दिया जाए। क्या बोला? सारा का सारा डिविडेंड किस शक्ल में बच्चों? शेयर्स की शक्ल में। सर इसका क्या मतलब होता है? हम मालिकान को कहें आपको मुनाफे में कंपनी के और मिलेंगे क्या? वैसे तो लोग शेयर खरीदते हैं कंपनी में पैसे देके, आपको मुनाफे में हम 2.5 लाख रुपए के शेयर देंगे, तो ऐसा मुनाफा, ऐसा डिविडेंड जो लोगों को फ्री में और शेयर्स देकर मिले, उसे कहते हैं स्टॉक डिविडेंड। समझ आई? और अगर कंपनी कहे हम 1.5 लाख रुपए कैश डिविडेंड देंगे और 1 लाख रुपए का क्या देंगे?
स्टॉक डिविडेंड। तो इस पे भी आप एतराज? अली रजा अनम्यूट करके पूछो। जी अस्मा बिल्कुल सही कह रही है, फ्री के शेयर्स। भाई अनम्यूट करो ना। स्टॉक डिविडेंड वाली बात समझ नहीं आई। स्टॉक डिविडेंड वाली क्या बात समझ में नहीं आई? कल एक सवाल भी मैंने आपको दिखाया था, क्वेश्चन 6, जिसमें लिखा हुआ था डिक्लेयर किया स्टॉक डिविडेंड, और फिर बाद में स्टॉक डिविडेंड को जब पे किया तो क्या दिए आवाम को? शेयर्स दिए थे वो तो उसमें। कैश दिया। खुदा का वास्ता भाई, स्टॉक डिविडेंड का मतलब होता है शेयर। स्टॉक अमेरिकन जबान का लफ्ज है, स्टॉक का मतलब शेयर ही होता है, मजे की बात है। स्टॉक डिविडेंड का मतलब होता सर है, मैं शेयर ही बोला। मुझे कैश आई आपकी आवाज इसलिए मैंने आपसे बोला। दो तरह के डिविडेंड होते हैं, कैश डिविडेंड और दूसरा स्टॉक डिविडेंड। कैश डिविडेंड में शेयर होल्डर्स के बैंक अकाउंट में पैसे भिजवाए जाते हैं, जबकि स्टॉक डिविडेंड में जो लोग कंपनी के पहले से कुछ शेयर्स के मालिक होते हैं उन्हें मजीद शेयर्स फी सबीलिल्लाह मुनाफे के तौर पे दिए जाते हैं। सही है। और जब ये डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, अनाउंस किया जाता है, दिया नहीं जाता बल्कि फैसला किया जाता है कि डिविडेंड देंगे, तो फिर कंपनी पर यह डिविडेंड देना हो जाता है, बोलो, वाजिब। इसीलिए याद करो, कल हमने क्वेश्चन 6 अगर यहाँ पे है, मैं दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन 6 देखना बेटा, नजर आए तो बताना। क्वेश्चन 6 कहाँ है? नहीं 6 तो था नहीं, वो गलत बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ करता हूँ मार के, 1 मिनट अनमोल। क्वेश्चन 6 नहीं था, वो कौन सा क्वेश्चन था? 18 था शायद, जो कल डिस्कस किया था। ये देखो क्या लिखा है, पढ़ो यहाँ पे जुमला प्लीज। बेटा मेरी क्लास का टाइम अभी है मेरा बच्चा। अच्छा चलो जी, अटेंडेंस मार्क कर दें सब बच्चे, बस अटेंडेंस मार्क कर दें भाई सब बच्चे। यार बच्चों अटेंडेंस मार्क करें। चलो आप बताओ, शाबाश। पॉइंट 4 में क्या लिखा है? डिक्लेयर, बताओ स्टॉक डिविडेंड। क्या मतलब हुआ इसका? शफात क्लास में हो तुम? इसका क्या मतलब हुआ? डिक्लेयर का मतलब दे दिया, बोलो। डिक्लेयर का मतलब दे दिया हमने शेयर। शफात साहब नहीं है क्लास में। डिक्लेयर का मतलब अनाउंस, प्रोपोज, डिसाइड टू पे, बट अभी पे नहीं किया। इसका मतलब है, पहले तो ये बताओ, जब हम डिविडेंड प्रोपोज कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, तो डिविडेंड हम कहां से निकाल कर अदा करेंगे? सारे पैसे कहां रखे होते हैं कंपनी के? कंपनी अपना सारा पैसा उठा के कहां रख रही है? कंपनी अपना सारा पैसा उठा के रख रही है किसके अंदर? रिटेन अर्निंग अकाउंट के अंदर। तो इसमें से जब डिविडेंड देने के लिए अनाउंस किया जाएगा तो रिटेन अर्निंग होगा, बोलो क्या? बोलो रिटेन अर्निंग क्या होगा? कम होगा, डेबिट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, हम एंट्री बनाएंगे। ये एंट्री समझ आई बातों बातों में? इसमें हमने क्या किया था? रिटेन अर्निंग अकाउंट बढ़ा था, कंपनी को पूरे साल का प्रॉफिट रिकॉर्ड करवाया था। उसके बाद अगर रिटेन अर्निंग डेबिट, क्या लिख दिया मैंने? और कैश डिविडेंड पेबल, और स्टॉक डिविडेंड पेबल। सर जरूरी है दोनों हो? कोई एक भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। अरे समझाने के लिए बोल रहा हूँ अस्मा।
मिटा देता हूँ भाई, तुम तो नाराज हो रही हो। अगर मैं सवाल के मुताबिक बात करूं, जो सवाल मैंने शो किया है, तो यहाँ पे तो सिर्फ स्टॉक डिविडेंड था 40,000 का। मेरा बच्चा, मैं सिर्फ सवाल थोड़ी बता रहा हूँ, वो तो मैं कल समझा चुका हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर दो तरह का डिविडेंड होगा तो दो डिविडेंड पेबल क्रेडिट होंगे, एक होगा तो एक क्रेडिट होगा। उसके बाद चाहे स्टॉक डिविडेंड हो चाहे कैश डिविडेंड हो, देने में टाइम लगेगा ना। तो फिर जब हम डिविडेंड को अदा कर देंगे, हम लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे भिजवा देंगे, या हम लोगों के नाम पर मजीद शेयर सर्टिफिकेट बनाकर उनके घरों के पते पर भेज देंगे, तो फिर हम कहेंगे हमारी जिम्मेदारी हो गई। बोलो क्या? जवाब नहीं आया, खत्म। और कहेंगे अगर हमने कैश डिविडेंड दिया तो बैंक हो गया कम। क्या ख्याल है? कैश डिविडेंड दिया तो बैंक हुआ कम, और अगर हमने कौन सा डिविडेंड अदा किया बताओ? स्टॉक डिविडेंड। तो स्टॉक डिविडेंड में हम आवाम को क्या देते हैं, याद दिलाओ? स्टॉक डिविडेंड में हम आवाम को क्या देते हैं? और जब हम स्टॉक डिविडेंड में शेयर देते हैं, तो वो शेयर जितने रुपए के हैं उससे ज़्यादा मालियत के शेयर भी हम दे सकते हैं, और उससे कम मालियत के शेयर भी दे सकते हैं। यानी शेयर पर भी इन्वॉल्व हो सकता है। क्या क्या? बोलो, याद नहीं है शेयर पे क्या इन्वॉल्व होता है? हरीम उसका जवाब दे रहा हूँ, प्रीमियम और डिस्काउंट। शुक्रिया। अब हरीम का सवाल है, उसका जवाब दे देता हूँ। सवाल उसका अपनी जगह वैलिड है, अगरचे कि मुझे आगे पढ़ाना है, लेकिन अभी उसका सवाल है तो मैं उसको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। हरीम ने कहा सर 5 लाख रुपए में से आपने 2.5 लाख रुपए डिविडेंड अनाउंस किया, बाकी 2.5 लाख रुपए का क्या होगा? वो रिटेन अर्निंग में पड़े रहेंगे और हम उससे अभी मजीद और काम करना सीखेंगे। हरीम, बोल देता हूँ, जुमला बोल देता हूँ, लेकिन काम नहीं सिखा रहा। हम उस पैसे में से कुछ बनाएंगे रिजर्व, रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन, रिजर्व फॉर कंटीजेंसी, रिजर्व फॉर फायर, जनरल रिजर्व। ये रिजर्व बनाएंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी को जब प्रॉफिट होता है, और अगर कंपनी सारा प्रॉफिट बांट दे तो वो तो मालिकान के पास चला जाता है, लेकिन जब कंपनी को लॉस होता है ना, तो कंपनी को लॉस बेयर करने के लिए फिर आवाम से पैसे लेती नहीं है, तो कंपनी उसी पैसों में गुजारा करती है जो कंपनी के पास मौजूद हैं। कंटीजेंसी का मतलब भी बताऊंगा अलियान भाई, हौसला रखें। कंटीजेंसी का मतलब हादसा, अचानक होने वाली बात, लेकिन ये तो मैं बताऊंगा ना अगली क्लास में। अभी सिर्फ हरीम ने सवाल पूछा था कि बाकी 2.5 लाख रुपए का क्या करेंगे। 5 लाख में से 2.5 लाख का दे दिया डिविडेंड, बाकी 2.5 लाख का क्या करेंगे? तो मैंने कहा बाकी 2.5 लाख रुपए में से कुछ पैसे हम रिजर्व कर देंगे और कुछ पैसे रिटेन अर्निंग में पड़े रहने देंगे, ताकि अगली बार हमारे पास रिटेन अर्निंग में कुछ ना कुछ मौजूद हो। रिटेन अर्निंग का बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता, बस रिटेन अर्निंग में कुछ ना कुछ अमाउंट लेके चलनी होती है, और वो उस अमाउंट में से रिजर्व्स, डिविडेंड अदा होते रहते हैं। ये है समरी। तो मेरे एंड से रिटेन अर्निंग पर इतना ही बताना था फिलहाल, इससे ज़्यादा मुझे नहीं बताना। अगरचे कि आप सवाल और पूछ सकते हैं बेतहाशा, लेकिन मेरे मुताबिक इतना इनफ है। जो मैंने आपको 2-3 एंट्रियां पढ़ाई, मसलन ये वाली, स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर्ड और इशू 3200 शेयर डिविडेंड, तो अल्लाह के हुक्म से अब शायद ये समझ आ गई होंगी। और अगर अभी भी आप कंफ्यूज हैं, तो जब हम इसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे ना ये रिटेन अर्निंग वाला, तो उस वक्त अल्लाह के हुक्म से इससे भी अच्छा समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अब फाइनली हमें क्या पढ़ना है आगे? अब हमें पढ़ना है वो जो हमने कुछ ट्रांजेक्शन छोड़ी हुई है, याद है? इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो सबसे पहले हम इशू करना सीखेंगे डिवेंचर को। सही है। डिवेंचर क्या होता है प्यारे बच्चों? डिवेंचर इज अ टाइप ऑफ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप नहीं। इस सर्टिफिकेट के मुताबिक आपने कंपनी को दिया है कर्जा, और कंपनी आपके पैसे आपको करेगी, कंपनी आपको आपके पैसे करेगी वापस। तो कितने अरसे में वापस करेगी? आमतौर पर डिवेंचर के पैसे 1-2 हफ्ते में वापस नहीं करने होते। जब हम कंपनी को कर्जे के तौर पे पैसे देते हैं,
तो कंपनी वो पैसे हमें 10 साल, 15 साल, 20 साल में वापस करती है। बिल्कुल ओवर हो गया, यूनिट ओवर हो गया, माजरत चाहता हूँ, लेकिन 3 मिनट रह गया, असल में देर से शुरू हुआ ना यूनिट, ठीक है। लॉन्ग टर्म होता है जी अब्दुल करीम। बस आखिरी जुमला कह रहा हूँ, फिर क्लास ऑफ करता हूँ, सही है। ये बात समझ लो कि डिबेंचर जो है वो कागज का एक टुकड़ा है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस अगर अवाम से कर्जा लेना चाहे तो वो जान पहचान के बगैर कर्जा, बोलो, जान पहचान के बगैर कर्जा नहीं, वापस ज्वाइन नहीं करना है सन भाई, नहीं ले सकता। लेकिन कंपनी क्योंकि एक लीगल एंटिटी है और कंपनी जो है एससीसीपी में रजिस्टर्ड है, तो पाकिस्तान में और वैसे आपके लेवल पर, एकेडमिक लेवल पर, जब कंपनी आवाम से कहती है कि हम आपसे कर्जा लेना चाहते हैं, तो आवाम भरोसा करती है कि ये हमारे पैसे लेके भागेगी नहीं। तो आवाम को सर फायदा क्या होता है? आवाम को फायदा ये होता है कि आज आप 100 रुपये जब देते हैं कंपनी को और कंपनी आपको कागज का टुकड़ा देती है, तो कंपनी आपको हर साल उस कागज के टुकड़े पर इंटरेस्ट की अमाउंट अदा करती है। कंपनी हर साल आपको उस पर क्या अदा करती है? इंटरेस्ट की अमाउंट, इंटरेस्ट मिलता है। तो इंशाल्लाह कल से मुराद मंडे को इंशाल्लाह हम इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का आगाज करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके एक्स्ट्रा रुकने का, ख्याल रखिएगा अपना, हैव अ नाइस वीकेंड, टेक केयर, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ बच्चों, अल्लाह हाफिज़।